दोस्तों, एक ऐसी ताकतवर विच जिसने लूसीफर को भी हरा दिया और आप लोगों ने उस विच को बहुत ज़्यादा पसंद किया था कि मुझे बहुत सारे लोग बार बार बोल रहे थे इस वीडियो के लिए। और इसलिए आज मैं लाया हूँ एक कमाल की जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है इको इको अज़राक मीसा द डार्क एंजल। IMDb ने इसे 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इसका प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को जिस पे सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है तुरंत सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मीसा द डार्क एंजल मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक डिमोनिक लाश को दिखाते हुए जो अचानक रोड पे आ जाती है और नाम लेती है मीसा कुरोई का मरने से पहले, जिससे सारे लोग डर जाते हैं। अब उस लाश को ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जहाँ पे दो डिटेक्टिव्स की बातों से हमें पता चलता है कि वो लाश किसकी है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि लाश बुरी तरीके से जली हुई थी और दूसरी तरफ एक डॉक्टर उस लाश की ऑटोप्सी कर रहा था। डिटेक्टिव्स को ये बात पता थी कि मरने से पहले उस लाश ने मीसा कुरोई का नाम लिया था और काफी लोग जानते थे कि कुरोई जहां भी जाती है तहलका मचाती है। पर अब कुरोई तभी आ जाती है हॉस्पिटल में और वो सीधा जाती है ऑटोप्सी वाले कमरे में। दोस्तों, कुरोई अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी और उसने ऑटोप्सी वाले डॉक्टर को अपना अंकल बना लिया था। अंकल बताता है कि इस लाश में कोई काला जादू मौजूद है और जैसे ही अंकल लाश की छाती में कट लगाता है, एक डिमोनिक काली शक्ति लाश से बाहर निकलती है। लाश अचानक कांपने लगती है, पर कुरोई एक मंत्र से उस काली शक्ति को वापस भेज देती है नरक में। थोड़ी देर बाद अंकल नोटिस करता है कि लाश की गर्दन पे एक डिमोनिक निशान है, जो क्या है ये अभी अंकल को पता नहीं चलता। खैर, तभी अंकल को आ जाता है एक कॉल और वो चले जाता है काम से। पर अब यहाँ पे कुरोई को उस लाश के पास से मिलती है एक किताब जिसपे आया नाम की लड़की का नाम लिखा हुआ था और साथ ही साथ एक स्कूल का नाम था जो है सेंट सेलम स्कूल ऑफ गर्ल्स। अब दोस्तों, जो कुरोई है उसने कुछ ही टाइम पहले अपना पुराना स्कूल छोड़ा था जिसकी कहानी हम लोगों ने पार्ट 1 में देखी थी। पर अब क्योंकि उसे नया स्कूल चाहिए था और उसे ये मिस्ट्री भी सुलझानी थी, तो वो जाती है सेंट सेलम स्कूल में एडमिशन लेने। वहां पे पहले ही दिन कुरोई मिलती है आया नाम की एक लड़की से और आया के हाथ में वही किताब थी जो लाश के पास से मिली थी। पर जब कुरोई आया से बात करती है तो आया ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं लग रही थी कि उसे कुछ डिमोनिक पता होगा। आया असल में ड्रामा क्लब की मेंबर थी और कुरोई क्योंकि एक नई स्टूडेंट है तो आया उसे अपने साथ ले जाती है ड्रामा क्लब ज्वाइन करवाने के लिए। कुरोई अब यहाँ पे मिलती है ड्रामा क्लब की बहुत सारी लड़कियों से और वो तुरंत सबसे दोस्ती भी कर लेती है हर बार की तरह। ड्रामा क्लब की राइटर और लीडर थी हिराकू नाम की एक लड़की जो सब लोगों से एक शो की प्रिपरेशन करवा रही थी जिसमें उन्हें एक एंटिटी को जन्म देना था और हिकारू कुरोई को विलन का रोल देती है। कुरोई अब उस दिन सारी चीजें समझती है और सारी ड्रामा क्लब की लड़कियां प्ले की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो लोग एक रिचुअल सा कर रहे थे ह्यूमनकुलस नाम की एक एंटिटी को जगाने के लिए। दोस्तों, ह्यूमनकुलस असल में एक बेजान शरीर होता है जिसके अंदर एक आत्मा डालकर उसे इंसान बनाना होता है और ये काम करने के लिए एक डिमोनिक रिचुअल करा जाता है और इसी कहानी के ऊपर हिकारू ने परफॉर्मेंस को तैयार करा था। परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के एंड में हिकारू सारी लड़कियों को पेड़ को किस करवाती है और इसी के साथ परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। सारी लड़कियों को कुरोई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और कुरोई एक ही दिन में सबसे घुल मिल जाती है। अब नेक्स्ट डे सारी लड़कियां प्रॉप्स वगैरह बनाना स्टार्ट करती है परफॉर्मेंस के लिए और ये सब करते वक्त कुरोई और आया बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुरोई उस बीच में हिकारू को मानी नाम की एक लड़की से फ्लर्ट करता हुआ देखती है और मानी असल में यूका नाम की लड़की की एक गर्लफ्रेंड थी और ये सब देखकर ऑब्वियसली यूका को अच्छा नहीं लगता। खैर, वो लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं और इस सब से सबकी दोस्ती पक्की हो जाती है। पर दोस्तों, बच्चों की परफॉर्मेंस की कहानी बहुत ज्यादा बेकार थी। उसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी और वो बस एक बकवास सा रिचुअल कर रहे थे, पर लड़कियां उसी प्ले के लिए मेहनत कर रही थी। उन लोगों का अब कुछ दिन बाद प्लान बनता है कि वो लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाएंगे समर कैंप और वहां पर रहेंगे स्कूल की डॉर्मेट्री में और वो लोग अपने प्ले की अच्छी से तैयारी भी कर पाएंगे। और ये जो प्लान था ये था हिकारू का।
इस बारे में कुरोई जाकर अपने अंकल को बताती है, पर अंकल प्ले की स्क्रिप्ट को पढ़कर ये बोलता है कि ये इतना घटिया प्ले आखिर किसने लिखा जिसमें कोई स्टोरी है ही नहीं। अंकल कुरोई को समझाता है कि कुरोई को थोड़ा संभल के रहना होगा क्योंकि उस लाश की मिस्ट्री अभी भी अधूरी है, पर यह साफ था कि वो लाश स्कूल से जुड़ी हुई है। पर कुरोई तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना चाहती थी और इसलिए वो सामान पैक करके निकल जाती है समर कैंप के लिए। सारी की सारी लड़कियां अब पहुंचती है समर कैंप के लिए स्कूल की डॉर्मेंट्री में, जहाँ पे उन्हें मिलता है डॉर्मेंट्री का केयर टेकर सातोशी। सातोशी लड़कियों को बताता है कि इस डॉर्मेंट्री में कोई भी नहीं रहता क्योंकि स्कूल की कोई भी लड़की समर कैंप में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और सातोशी खुश था कि ये लड़कियां वहां पे आई, पर दोस्तों सोचने की बात है कि अगर कोई लड़की समर कैंप में आना ही नहीं चाहती तो आखिर हिकारू ने ड्रामा क्लब के लोगों को यहाँ पे आने के लिए क्यों बोला। खैर वो लोग अब सेटल होते हैं डॉर्मेंट्री के अंदर और थोड़ा इधर उधर देखने पे उन्हें पता चलता है कि पास्ट में ये डॉर्मेंट्री जलकर खाक हो गई थी और अब इसे दोबारा बनाया गया है। पर इसी के साथ कुरोई देखती है एक घड़ी को जिसके अंदर डिमोनिक निशान बने हुए थे और अब यहाँ से कुरोई को शक होने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हिकारू सबको बताती है कि इस डॉर्मेंट्री का जो मालिक था वो एक डिमोनिक कल्ट का मालिक था और उसने पुरानी डॉर्मेंट्री के बेसमेंट के अंदर खूब सारे डिमोनिक रिचुअल्स करे थे। खैर ये सब जानने के बाद लड़कियां अपने अपने रूम में सेटल होती है और कुरोई और आया एक ही कमरे में रुकते हैं। वो दोनों यहाँ पे अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और आया बताती है कि बचपन से उसे ऐसा लगता है कि उसके मम्मी पापा असली मम्मी पापा उसके नहीं है और ये बात आप लोग याद रखना क्योंकि एंड में काम आएगी। आया और कुरोई अब धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे और अब सीन जाता है यूका पे, जो मानी से बहस कर रही थी क्योंकि मानी ने हिकारू से फ्लर्ट किया पर मानी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग समझ पाते हैं कि ये लड़कियां अंदर से बहुत ज्यादा ब्रोकन सी थी। अब उस रात को आया अपने सपने में एक बच्चे का जन्म देखती है जिसे लैब के अंदर बनाया गया था और फिर आया को डिमोनिक शक्तियां परेशान करने लगती है। डॉर्मेंट्री के अंदर डिमोनिक चीजें होने लगती है, लड़कियों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और कुरोई अब पढ़ती है एक मंत्र जिससे जो भी डिमोनिक शक्ति डॉर्मेंट्री में आई थी वो भाग जाती है। पर कुरोई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब वो सब डिमोनिक चीजें हो रही थी तो उनसे डर के यूका भाग गई थी जंगलों में, जहाँ पे उसे दिखाई देता है अपने बचपन वाला रूप। यूका अपने बचपन वाले रूप का पीछा करती है पर इसके बाद वो लौट के नहीं आती। अगले दिन जब किसी को यूका नहीं मिलती तो हिकारू बोलती है कि शायद वो वापस घर चले गई होगी। खैर अब सब लोग यूका के बिना ही परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं और होम्यूनक्यूलस को जिंदा करने वाले रिचुअल की फिर से प्रैक्टिस करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि जो होम्यूनक्यूलस होता है उस पे प्योर इमोशन नहीं होते इंसानों की तरह। पर तभी कुरोई को अंकल का फोन आता है। सीन वापस जाता है यूका पे जो अभी भी जंगल में भटक रही थी और अब सीन धीरे धीरे इंटेंस होता जाता है। अचानक ही जो लड़की होम्यूनक्यूलस का रोल प्ले कर रही थी उसे कुछ हो जाता है और उसे सांस आना बंद हो जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं और वही अंकल कॉल पे कुरोई को बताता है कि उस लाश के ऊपर जो टैटू बना हुआ था वो एक डिमोनिक मंत्र है जो इंसानों के शरीर पे बन नहीं सकता और इसका मतलब वो जो लाश मिली थी वो किसी इंसान की नहीं थी। और अंकल कुरोई को अब जल्दी से जल्दी घर बुलाता है क्योंकि इसे यकीन था कि ड्रामा क्लब के अंदर कुछ ना कुछ डिमोनिक जरूर है। दूसरी तरफ अब ड्रामा क्लब की जो 6 लड़कियां एक्टिंग कर रही थी उन्हें डिमोनिक एंटिटीज पोजेस कर लेती है और सारी लड़कियां पेंटाग्राम पे खड़े होकर मंत्र वगैरह पढ़ने लगती है। उनके मंत्रों से हर जगह डिमोनिक चीजें होने लगती है और वही जंगल में अब यूका को बहुत सारी कांटे वाली बेल जकड़ लेती है। वो 6 लड़कियां अब एक एक करके 6 अलग अलग डिमोनिक एंटिटीज का नाम लेती है और हर नाम के साथ एक फोटो हमें दिखाई जाती है। पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है कुरोई और वो सारी लड़कियों को एक एक करके चाटा मार के होश में ले आती है। अब लड़कियां होश में तो आ जाती है पर वो सब लोग पहुंच जाती है एक दूसरी दुनिया में जहाँ पे उनके सामने खड़ी थी वो पुरानी डॉर्मेंट्री जो पास्ट में जलकर खाक हो गई थी। सारी लड़कियां बुरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी और असली दुनिया में सतोशी बुरी तरीके से घबरा गया था क्योंकि उसके सामने से ही सारी लड़कियां अचानक गायब हो गई थी।
अब उस दूसरी दुनिया में कुरोई सबको शांत करवाती है और बताती है कि ड्रामा क्लब पे किसी की बुरी नजर है और वो जो भी है चाहता है किसी डिमोनिक रिचुअल को करना। उसी विलन के काले जादू की वजह से सारी लड़कियां पोजेस्ड हो गई थी और मंत्र बोलने लगी थी, पर कुरोई ने सबको चाटा मारकर रिचुअल को रोक दिया और अब वो किसी तरह इस दूसरी दुनिया में आकर फंस गई है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी जंगलों से आती है यूको की चीख की आवाज, जिसे अब कांटों ने हर जगह से जकड़ लिया था। सारी लड़कियां यूको की मदद करने के लिए भागती है, पर तभी उन पे हमला कर देती है डिमोनिक आत्माएं। अब उन आत्माओं से बच के वो लोग खुद को बंद कर लेती है डॉर्मेंट्री में, पर डॉर्मेंट्री के अंदर दो लड़कियां घुस नहीं पाती। कुरोई और मानी अब उन दोनों को बचाने के लिए वापस बाहर जाती है, पर डिमोनिक आत्माएं उन दोनों लड़कियों को कुरोई और मानी के सामने ही मार डालती है। वापस से डॉर्मेंट्री में आके सारी लड़कियां अब रोने लगती है, पर इस सब से मानी बहुत ज्यादा डर गई थी और इसलिए वो वहां से भाग जाती है। एक लड़की जिसका नाम था कोहोरी, वो मानी को रोकने के लिए जाती है, पर रास्ते में मानी को मिलती है अपने बचपन वाली गुड़िया। मानी जाके उस गुड़िया को उठाती है कि तभी वो गुड़िया हो जाती है डिमोनिक और उसके अंदर से कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर मानी चिल्लाकर फिर से भागती है और कोहोरी फिर से उसका पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ आया, हिकारू और कुरोई को खिड़की के बाहर पेड़ पे लटकी हुई दिखाई देती है यूको, जो गिर जाती है जमीन पे और ऑन द स्पॉट मारी जाती है। ये सब देखकर आया और हिकारू और ज्यादा रोने लगते हैं, पर कुरोई दोनों को संभालती है और वादा करती है कि वो किसी को मरने नहीं देगी। अब तभी डिमोनिक शक्तियां आ जाती है दरवाजे पे और उन्हें देखकर हिकारू डर कर वहां से भाग जाती है। हिकारू को रोकने के लिए कुरोई और आया उसके पीछे जाते हैं, पर हिकारू भागकर चले जाती है बिल्डिंग के बेसमेंट में, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। कुरोई वहां पे मोमबत्तियां जलाती है और दोस्तों वहां की दीवारों पे मौजूद थी 8 तस्वीरें 8 डिमोनिक शक्तियों की। दीवार पे एक कहानी भी लिखी हुई थी, जिससे पता चलता है कि डॉर्मेंट्री के मालिक ने सच में होम्युनकुलस को जिंदा करने की कोशिश करी थी रिचुअल वगैरह करके। उसने एक बच्चे को लैब के अंदर बनाया था और 8 डिमोनिक एंटिटीज से प्रार्थना करी थी ताकि उस बच्चे के अंदर आत्मा डाली जा सके। ये सब सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, पर अब कुरोई पढ़ती है एक मंत्र और वो समन करती है डॉर्मेंट्री के मालिक की आत्मा को, ताकि पता चल सके कि आखिर माजरा क्या है। वहीं दूसरी तरफ मानी को दिखाते हैं जो कोहरी को ढूंढ रही थी कि तभी वो पहुंच जाती है एक कीचड़ से भरे हॉलवे में। वहां पे मानी के ऊपर हर जगह से कीचड़ और नाली गिरने लगती है और जैसे ही मानी उस हॉलवे से निकलती है वो पहुंच जाती है एक चमकदार बाथरूम में। खुश होके मानी बैठ जाती है बाथटब में और नहाने लगती है, पर तभी उसे आता है अपने पास्ट का एक विजन। हमें पता चलता है कि मानी की एक जुड़वा बहन थी जो बचपन में मारी गई थी और उसकी लाश में कीड़े पड़ गए थे जब मानी ने उसे ढूंढा था। तो अब जब मानी आंखें खोलती है तो बाथटब का पानी काला हो गया था और फिर अचानक ही उसकी बहन की आत्मा वहां पे आकर उसे मार डालती है। अब बेसमेंट के अंदर कुरोई सक्सेसफुली मालिक की आत्मा को बुला लेती है और पूछती है कि इस बेसमेंट में क्या हुआ था। मालिक की आत्मा बताती है कि उसने अपने कल्ट के साथ सक्सेसफुली होम्युनकुलस को जन्म दिया था, जिसके बाद उसके अंदर आत्मा डालने के लिए सारे कल्ट वालों ने सैक्रिफाइस कर लिया था। होम्युनकुलस में आत्मा आ गई थी, पर उसके अंदर इंसानियत नहीं थी और इसलिए अब फिर से होम्युनकुलस को सैक्रिफाइस चाहिए ताकि उसके अंदर इंसानों जैसे इमोशंस भी आ जाए। इस बात पे कुरोई बोलती है कि इंसानी जज्बातों को काले जादू से नहीं जगाया जा सकता, पर मालिक की आत्मा बोलती है कि जो होम्युनकुलस है वो 8 लड़कियों का सैक्रिफाइस करके रहेगा, जिसके बाद एक नई आत्मा का जन्म होगा जो बिल्कुल इंसान की तरह सोच पाएगी। सीरप वापस जाता है कोहोरी पे, जिसे मिल जाती है मानी की लाश, पर लाश को देखकर कोहोरी को आता है एक विजन अपने पास्ट का और हमें पता चलता है कि बचपन में कोहोरी का पापा उसे मोलेस्ट करता था, पर बचपन में एक दिन कोहोरी ने अपने पापा की आंख में कैंची मार दी थी। अब विजन के अंदर अचानक ही कोहोरी का पापा डिमोनिक हो जाता है और हमला कर देता है कोहोरी पे और वही बेसमेंट में कुरोई मालिक की आत्मा के जाने के बाद हिकारू और आया के आसपास एक सर्कल बना देती है जो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा।
कुरोई अब दोनों को बोलती है सर्कल के अंदर रहने के लिए और वो खुद जाती है कोहोरी को बचाने के लिए। पर दोस्तों, कुरोई के जाते ही हिकारू ईविल तरीके से मुस्कुराती है। हिकारू सर्कल से बाहर निकल जाती है और आया को भी बाहर आने को बोलती है, क्योंकि दोस्तों हिकारू ही थी वो होम्युनकुलस जो कल्ट के मालिक ने बनाई थी सालों पहले। पर बात इतनी सी नहीं थी। हिकारू अब आया को बताती है कि सिर्फ हिकारू को ही नहीं, आया को भी लैब में बनाया गया था और वो भी एक होम्युनकुलस है, एक इंसान नहीं। हिकारू के हिसाब से कल्ट वालों ने आया को दान कर दिया था और इसलिए ही आया को लगता है कि इसके मम्मी पापा असली मम्मी पापा नहीं है, क्योंकि यही बात सच थी। ये सब सुन के आया रोने लगती है। पर दोस्तों, हिकारू बोलती है कि मेरे पे और तुम पे असली इंसानी इमोशंस नहीं है और इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। हिकारू के हिसाब से जब 8 लड़कियों का सैक्रिफाइस पूरा हो जाएगा तो हिकारू के अंदर इंसानियत आ जाएगी और वो एक इंसान बन जाएगी। पर आया को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं था। वही कुरोई पहुंच गई थी कोहोरी के पास, जहाँ पे कोहोरी ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कुरोई कोहोरी को बचा नहीं पाती और वो मारी जाती है। पर तभी कुरोई पे हमला कर देती है डेमोनिक आत्माएं। कुरोई बच के भागती है, पर रास्ते में उसे मिलती है आया, जो दूसरी तरफ से भागकर आ रही थी। आया के पीछे भी डिमोनिक आत्माएं पड़ी हुई थी, जिनका मुकाबला कुरोई करती है। और आत्माओं को मारने के बाद कुरोई जब पूछती है कि हिकारू कहाँ पे है, तभी Hikaru is right here. आया एक तलवार से कुरोई को स्टैब कर देती है और बोलती है हिकारू यहाँ पे है। आया बदल जाती है हिकारू में और कुरोई समझ जाती है कि हिकारू ही होम्युनकुलस है। हिकारू अब बोलती है कि फाइनली अब उसका रिचुअल पूरा होगा। पर कुरोई बोलती है कि मैंने तुम्हारा रिचुअल बीच में ही रोक दिया था, तो अब तुम जीत नहीं पाओगी। ये सुनकर हिकारू अब हंसने लगती है और बताती है कि रिचुअल तो तभी कंप्लीट हो गया था जब तुम सब लड़कियों ने पेड़ को किस किया था। और इसका मतलब दोस्तों, हिकारू ने सबसे पहले रिचुअल करवा लिया ताकि एंड में दिक्कत ना हो। हम लोग यहाँ पे हिकारू की गर्दन पे वही डिमोनिक निशान देख पाते हैं जो लाश के ऊपर था, जिससे कुरोई चौंक जाती है। और तभी हिकारू कुरोई को एक और बार तलवार से स्टैब करके कुरोई को बुरी तरीके से मार डालती है। अब यहाँ से सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पे हिकारू वापस आ गई थी आया के पास। और अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिकारू ने ड्रामा क्लब में सिर्फ उन लड़कियों को चुना था जिनका बचपन खराब था, ताकि उनका दुख दर्द हिकारू के अंदर इंसानियत जगा सके। हिकारू बोलती है कि आखिरी सैक्रिफाइस एक ऐसी लड़की का होना था जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो, और वो लड़की आया है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। आया इस बात पे यकीन नहीं करती और वो बोलती है कि भले ही मैं इंसान नहीं हूँ, पर मेरे अंदर इंसानियत मौजूद है और मेरे को वो सब फील होता है जो इंसानों को फील होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हिकारू ने ऑलरेडी सातों की सातों लड़कियों की लाशों को दीवार पे लटका दिया था, जिसके बाद वो आया को एक एक करके सारी लाशों को दिखाती है। आया यहाँ पे कुरोई की लाश को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और माफी मांगती है। पर हिकारू को यकीन था कि आया के आंसू झूठे हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं थी। अब हिकारू आया को पकड़कर फेंक देती है पेंटाग्राम के ऊपर और बढ़ती है उसे मारने के लिए। आया अभी भी कुरोई से माफी मांगती रहती है और वो रोती रहती है। पर तभी हिकारू सारी की सारी शक्तियों को तलवार में इकट्ठा करती है और हिकारू आया को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से आती है एक आवाज, इको इको अजराक, इको इको जोमिलाक, इको इको सेरेनोनोस, इको इको अरादिया। और हम लोग देखते हैं कि कुरोई जिंदा हो गई है। आया कुरोई को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और हिकारू को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। पर कुरोई समझाती है कि जब हिकारू ने आया को लाशें दिखाई थी तो आया ने कुरोई को किस करा था, और क्योंकि आया के अंदर असली इमोशन थे इंसान वाले, तो रिचुअल में फेर बदल हो गई और आया की किस के साथ ही रिचुअल पूरा हो गया था, जिससे आया की एक इच्छा पूरी हो गई, जो थी कुरोई फिर से जिंदा हो जाए। कुरोई अब हिकारू को बोलती है कि तुम्हारी नफरत और खून इंसानियत को जन्म नहीं दे सकती, और वो हिकारू को एक बेकार सड़ा हुआ होम्युनकुलस बोलती है। इस बात से हिकारू को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी पूरी शक्तियों से हमला कर देती है कुरोई पे।
कुरोई भी पलटवार करती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे दोस्तों हिकारू का शरीर बुरी तरीके से जल जाता है। हिकारू टेलीपोर्ट होके असली दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ पे हिकारू चिल्ला के मीसा कुरोई का नाम लेती है, जिसके बाद वो मारी जाती है। और दोस्तों ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और इसका मतलब जो लाश कुरोई के अंकल को मिली थी वो हिकारू की ही लाश थी। खैर अब कुरोई आया को ले जाती है वापस असली दुनिया में, पर अब आया कोमा में चली गई थी। कुरोई अब कोमा में ही आया के सपने में जाती है और वहां पे बाकी लड़कियों की आत्माएं भी मौजूद थी। अब आया कुरोई को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है कि मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं आखिर जिंदा क्यों हूँ। पर कुरोई अपने खून से यहाँ पे आया को असली इंसान में बदल देती है और बोलती है कि तुम हमेशा से इंसान थी और तुम्हारे अंदर हमेशा से इंसानियत थी, तो कभी भी इस बात को लेके उदास मत होना। कुरोई एंड में आया को एक सफेद फूल देती है और बोलती है कि जब तुम इस फूल को अपने हाथ से अलग करोगी तो तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी और तुम भूल जाओगी कि कुरोई नाम की कोई लड़की थी भी। अब ऑब्वियसली आया ये नहीं करना चाहती थी, पर कुरोई उससे वादा लेती है और वहां से चले जाती है। आया कुरोई का पीछा करने की कोशिश करती है, पर तभी कुरोई गायब हो जाती है और आया जाग जाती है असली दुनिया में। जागने के बाद आया के हाथ में था वही सफेद फूल, पर आया को अपना वादा याद था और इसलिए आया अपनी मेमोरीज को भुला देती है। आया इसके बाद कमरे के बाहर जाती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुरोई उस टाइम पे हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी थी, पर अब वक्त आ गया था कि वो एक बार फिर से स्कूल छोड़ दे और इसलिए वो निकल जाती है एक नई जिंदगी और एक नए स्कूल की तलाश में, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इको इको अजराक मीसा दी डार्क एंजल मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी का एक और पार्ट भी है, तो अगर आप लोग वो पार्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे आपको 1500 लाइक का टारगेट पूरा करना होगा। यह मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर लिंक काम ना करे तो मेरे चैनल का नाम जाके टेलीग्राम पे डाल देना, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से बात करना चाहते हो, तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को, जिसमें सेम वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू और बाय बाय।